यूपीपीसीएस का जैसा कि पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लेकर के हमारे डिस्कशंस हुए थे। मैंने आपको एक कैलेंडर आप लोगों के लिए मैंने बना रखा है और इस कैलेंडर में बहुत सारे अपडेट्स हैं। ठीक है, अब ये अपडेट लगातार जो भी आती रहेंगी उस अपडेट को मैं यहाँ पे आपको मेंशन आउट करके दिखाता रहूँगा। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कुछ अपडेट्स हैं आपके। एक तो आपका फॉर्म आ चुका है, जो 2022 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम था उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो नोटिफिकेशन के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा। साथ ही सबसे बड़ी अपडेट जो अभी है कि आपका एग्ज़ाम है मेंस का। ये मैंने पहले भी बताया था कि मेंस का एग्ज़ाम जो है आपका निर्धारित ही मार्च में है, तो आपका मेंस चालू होना है। तो जो बच्चे मेंस देने जा रहे हैं यूपीपीसीएस का, आप लोगों के लिए कुछ सूचना है, कुछ जानकारी है और अंतिम समय में कैसे आपकी रणनीति होनी चाहिए, कैसे आपको चीज़ें लेकर के चलनी है, इस विषय में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए, मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन का कार्य मैं काफ़ी लंबे समय से करवा रहा हूँ, लगभग हो गए 2 साल से ज़्यादा समय हो गया और इसमें लगभग हज़ारों की संख्या में छात्रों को लाभ प्राप्त हुआ है। लोगों का आंसर राइटिंग अच्छा हो गया है, स्पीड अच्छी हो गई है, लिखने का फॉर्मेट अच्छा हो गया है, सब कुछ बेहतर हो गया है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि आप मेंस देने से पहले जो है अपने आप को इस तरीके से बना लें कि जब आप मुख्य परीक्षा में बैठें तो आपको लिखने में बहुत ज़्यादा किसी भी तरीके से, लेकिन जब भी मेंस एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो आपके अंदर एक बेचैनी सी चालू हो जाती है। अब जैसे आपका मेंस एग्ज़ाम जो आपका यूपीपीसीएस का है, एक बार मैं आपको उसको लेकर के पूरी अपडेट देता हूं और इसके बाद मेंस एग्ज़ाम को कैसे हैंडल करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये कैलेंडर आया हुआ था आपका, है ना, 5 मार्च को जो है आयोग ने बता दिया था। पहले ये जनवरी में था, फिर इसको पोस्टपोन कर दिया गया। पहले 28 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक था, लेकिन 23 मार्च को पहला एग्ज़ाम है आपका। 2 पेपर हैं आपके, 9:30 से 12:30 पहला पेपर है, 3 घंटे का समय, फिर 2 से 5 3 घंटे, 3-3 घंटे के 2 ये टाइम पीरियड हैं आपके। तो पहले समान हिंदी का है, फिर निबंध का है, फिर इसके बाद समान अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र अगले दिन, तीसरा जो है समान अध्ययन तृतीय प्रश्न पत्र और फिर चतुर्थ प्रश्न पत्र, फिर नेक्स्ट डे, फिर 1 दिन का गैप है, फिर आपके वैकल्पिक विषय हैं। ठीक है, तो ये जो है पूरा का पूरा आपका पेपर है। लगभग टोटल आपके ये कितने पेपर हो गए आपके? 8 पेपर हैं, 8 पेपर आपके हैं इस रूप में देखें तो। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझने का हम प्रयास करेंगे कि कैसे हमें मेंस को हैंडल करना है। जो लोग मेंस देने जा रहे हैं, तो जो बच्चे यूपीपीसीएस का मेंस दे रहे हैं, आप लोगों के लिए कुछ बातें हैं मेरी तरफ से कि आपको कैसे चीज़ों को देखना है, कैसे चीज़ों को लेकर के समझना है। ठीक है, देखिए, अभी तक जितना भी बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की होगी। जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की उनके लिए भी है और जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है खूब सारी उनके लिए भी है। दोनों के लिए कुछ सुझाव हैं मेरे कि कैसे वहाँ पे आंसर फॉर्मेट आपका होना चाहिए। ये जो हमारा लिखना सीखें कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आंसर फॉर्मेट में सिखा भी रहा हूँ बहुत लंबे समय से। जो लोग कर रहे थे उनको इसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो लोगों ने नहीं किया आंसर राइटिंग और जो अभी मतलब कर भी चुके हैं, लगातार लिख रहे हैं पिछले 1-2 साल से, बहुत सारे बच्चे जो हमारे ऑफलाइन के हैं इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए है कि आप लोगों को कैसे चीज़ों को मैनेज करना है एग्ज़ाम हॉल में। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको समझना है, ये आपकी आंसर कॉपी होगी। वहाँ पे कुछ लोग होंगे पहली बार मेंस लिख रहे होंगे, कुछ लोग होंगे कि जिनके पास मतलब 2 से तीसरा मेंस भी हो सकता है। ये आपकी आंसर कॉपी कुछ इस तरीके से आपको मिलेगी। ठीक, जब आपको पेपर मिल जाएगा, सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट का। लिखने को सारे क्वेश्चन सब बच्चे लिख सकते हैं, लेकिन 3 घंटे में लिखना ये सबसे बड़ा अपने आप में चैलेंज है। और 3 घंटे में लिखना ही नहीं है, सिर्फ कंटेंट के साथ लिखना है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है कंटेंट को। कंटेंट अच्छा नहीं होगा, कुछ भी लिखोगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब यहाँ पे बेसिक 2-3 चीज़ें आपको बताता हूँ। जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल पे बैठते हैं, आपको पेपर मिलता है। पेपर मिलने के बाद पहले सावधानीपूर्वक सारी चीज़ें फिल कर लीजिए, रोल नंबर वगैरह, उसमें कोई कोताही मत बरतिएगा। अच्छे से उसको फिल करने के बाद उतना टाइम आपको पहले मिल जाएगा कि आप फिल कर पाएँ। फिर जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट होता है, वहाँ पे 2-3 चीज़ों को आप लोगों को समझना है। सबसे पहला क्या आपको समझना है, आपको जैसे ही प्रश्न पत्र मिले, पहली सावधानी ये बरतनी है कि कैसे आप वहाँ पे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले कोशिश करिए शुरुआत में ही आप क्वेश्चन सिलेक्ट कर लें कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन, शुरुआत के ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, 5 मिनट दीजिए, 5 से 6 मिनट, जिसमें से ये आपको तय कर लेना है कि मुझे ये क्वेश्चन लिखना है या ये क्वेश्चन नहीं लिखना है।
4 से 5 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे हर प्रश्न पत्र में, बिल्कुल तय है, जिसमें कंटेंट आपका वीक होगा, ये बात तय है। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं बट इससे कम नहीं होंगे। लेकिन हमें यदि 20 क्वेश्चन आपके हैं तो उसमें आपको जो करना है वो सारे क्वेश्चन के लिए आपको प्रयासरत नहीं होना है। आपको 10 से 15 क्वेश्चन बहुत अच्छा लिखना है पहले तो, मतलब बहुत अच्छे का मतलब जिनके कंटेंट आपके पास है, और पहले उन्हीं में समय देना है। क्योंकि समय कई बार क्या होता है जो नहीं आते हैं उनमें दे रहा हो तो टाइम ही खराब हो रहा है, कोई फायदा नहीं है। तो पहले आपको ये तय कर लेना है कि किस क्वेश्चन को आप लिखेंगे, किसको नहीं लिखेंगे, या किसको बाद में लिखेंगे, समय बच जाएगा तो लिख देंगे। ये चीज आप लोगों को दिमाग में बैठा लेना है। शुरुआत का 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट में पता चल जाता है, शॉर्टलिस्ट हो जाता है कि मुझे ये क्वेश्चन को, जैसे ही टॉपिक समझ में आए, देखो क्वेश्चन का टॉपिक से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैं हर क्वेश्चन में आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसका टॉपिक ये है, तो टॉपिक चूंकि आपका पहले से तैयार होगा तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए कि ये टॉपिक मुझे लिखने हैं प्रश्न पत्र में। शुरुआत में ये काम हो जाएगा तो आगे फिर आपको एक धुआंधार लिखना ही है। नहीं तो लास्ट में क्या होता है, बहुत सारे लास्ट में जब आप शुरू में नहीं देखते हैं पूरे प्रश्न पत्र को, तो लास्ट में आपको ये लगता है कि यार ये वाला क्वेश्चन मैं पहले लिखता तो ज़्यादा अच्छा होता, ये तो मुझे आ रहा था, फिर टाइम ही नहीं बचता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है मेंस एग्जाम के लिए कि आपका समय प्रबंधन कैसा है। वहाँ पे टाइम यदि बेहतर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे आप चाहे जितनी प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम का प्रेशर अलग होता है, और उस प्रेशर में आप सब हर गेंद नहीं मार सकते, हर गेंद पे 6 नहीं मारा जा सकता, कुछ आपको क्वेश्चन छोड़ने भी पड़ सकते हैं, ये भी तय कर लीजिए, समझ रहे हैं ना। तो आइडियली मैं कहता हूँ 80% पेपर भी आप सॉल्व करते हैं, 20% को आप मतलब बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते। यदि आप पूरे के पूरे क्वेश्चन सही करके आते हैं तो बहुत बड़ी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आपको पहले वो क्वेश्चंस लिखने हैं जो आपको आते हैं। पहले तो ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे। रूल नंबर 1, शुरुआत का 5 मिनट आपको बहुत फास्ट देखना है, क्विकली देखना है कि कौन से पेपर को आप करेंगे, कौन से को नहीं करेंगे। पेपर यदि आपके पक्ष में नहीं आता है, एक तो आपके पक्ष में आता है कि जो भी है सारी चीज़ें आ रही हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, और यदि नहीं आता है तो भी स्ट्रेस नहीं लेना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। पेपर सॉल्व होगा, कैसे होगा मैं बताता हूँ। 5 मिनट में आपने मान लीजिए शॉर्ट लिस्ट कर लिया, पहला करना है, दूसरा क्वेश्चन करना है, तीसरा क्वेश्चन करना है, चौथा क्वेश्चन करना है, 5वां क्वेश्चन करना है, 6वां क्वेश्चन करना है, ऐसे करके आपने शॉर्ट लिस्ट कर लिया, ठीक है। या फिर 7वां भी छोड़ देना है, 8वां फिर कर लेना है, ऐसे करके आप शॉर्ट लिस्ट करेंगे ही। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप उत्तर लेखन करिएगा तो शुरुआत में जो आंसर राइटिंग आपको करनी है, शुरू का जैसे मान लीजिए आपने पहला ही नहीं आपको लगा कि ये, तो दूसरे से चालू करिए। शुरू के 3, 4, 5 क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक करने हैं। सावधानी पूर्वक ऐसे मतलब कि उनमें बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं होनी चाहिए, उनमें थोड़ा सा टाइम लीजिए, है ना। टाइम क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत जल्दबाजी, लास्ट में फिर हम उसको समय को कवर कर लेंगे, क्योंकि लास्ट में हम उन क्वेश्चंस को करेंगे जो क्वेश्चन हमें नहीं आते, कम टाइम मतलब उनको बाद में हम करेंगे। लेकिन शुरू में एग्जामिनर का एक परसेप्शन क्रिएट होता है आपकी कॉपी से। शुरू के 2, 3, 4 क्वेश्चन यदि इसको लग गए ना कि इसने बहुत अच्छे लिखे, परसेप्शन क्रिएट हो जाता है आपके बारे में, मतलब उनमें कंटेंट हो, चीज़ें हो, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए। हाँ, एक चीज़ मैं हमेशा आपको सिखा रहा हूँ कि जब भी आप आंसर राइटिंग करिए, मान लीजिए 20 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है, 20 क्वेश्चन में से कम 5 से 6 क्वेश्चन में फ्लो चार्ट जरूर बनाइए। कम से कम है बता रहा हूं, इतने में 5 से 6 क्वेश्चन में फ्लो चार्ट भी होना चाहिए। पैराग्राफ में भी लिखना है आपको, पैराग्राफ में भी लिखिए। पैराग्राफ के बाद जो है क्वेश्चन को पॉइंट में भी डालिए, पॉइंट भी डालिए क्वेश्चन के लिए, पॉइंट में भी लिखिए। टू द पॉइंट मतलब 5 पॉइंट में आपने डाल दिया क्वेश्चन, बुलेट पॉइंट बना के ऐसे लिख सकते हो, स्टार बना सकते हो, जो भी है 5 पॉइंट में, और साथ में एक डायग्राम बना दिया। साथ में आपने एक डायग्राम बना दिया। डायग्राम बनाने के लिए मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको डायग्राम बनाना है तो डायग्राम ना तो आप यहां बनाएंगे, इस स्पेस में बनाएंगे, यहां पे डायग्राम नहीं बनेगा नीचे, ठीक है। डायग्राम आप सेंटर में भी मत बनाइए। डायग्राम आपको जब भी बनाना है तो ये आदत में डाल लीजिए कि डायग्राम आप इस एरिया का यूज करेंगे, इतना एरिया आप अपना कवर कर दीजिए, चाहे डायग्राम का हो, चाहे फ्लो चार्ट का हो, चाहे जहां का हो। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, सबसे पहला कि आपने इंट्रो, जैसे क्वेश्चन आपका ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे लिखना चालू किया, ये पैराग्राफ आपने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इस एरिया को भी नहीं छोड़ना है, इसको भी आपको पूरा लिखना है। देखो आयोग ऑलरेडी ये पूरा एरिया आपको नहीं लिखना होता, ये एरिया आपको वैक्यूम के तौर पे देता है, तो आप कॉपी में कहीं पे वैक्यूम मत छोड़िए, वो बहुत नकारात्मक प्रभाव डालेगा आपका, ये समझ लीजिए। कॉपी में आपको वैक्यूम नहीं छोड़ना है, इससे बचना है आप लोगों को। कॉपी में वैक्यूम कोई भी नहीं छोड़ेगा, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है।
तो ये एरिया में तो कुछ लिखना नहीं है और बाकी पूरी कॉपी आपकी अच्छे से कंप्लीटली होनी चाहिए, उसमें किसी तरीके का कोई भी दोहराव नहीं होना चाहिए। तो आपने इस एरिया को भी फिल किया, फिर यहाँ पे अपना डायग्राम बना दिया, फिर यहाँ पे आपने फिर लास्ट में इस वाले एरिया पे चाहो तो पॉइंट में लिख सकते हो कि आपने पॉइंट में डाल दिया आंसर, 5 पॉइंट लिख दिए जो भी उत्तर के हैं, ठीक है, 5 पॉइंट लिख दिए। तो इस तरीके से यदि 200 शब्दों में लिखना है या 150 शब्दों में लिखता है, दो तरीके से हो सकते हैं, 150 शब्दों में भी पूछ सकता है, 200 शब्दों में भी पूछ सकता है। तो 200 शब्दों वाले बच्चों को लगभग 165 प्लस 165 मिनिमम, मतलब 165 वर्ड से लेकर 170 वर्ड भी आपने लिख दिया तो इनफ है। 200 में 200 की जरूरत नहीं है। और देखो यहाँ पे पैराग्राफ डायग्राम बनाओ, और डायग्राम जो बनाना है वो एक तरीके से आंसर का सेंटर पॉइंट होना चाहिए कि एग्जामिनर को एक बार डायग्राम देख के ही उसका काम चल जाए, उसे समझ में आ जाए कि हाँ भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज आपको दूसरा दिमाग में बैठाना है, इस चीज को लेकर के चलना है, ठीक है। तो जब भी आंसर बुक लिखेंगे आप लगभग 5 से 6, और शुरुआत में जैसे एक क्वेश्चन में डायग्राम बना दिया, एक को लिख दिया, फिर अगले में डायग्राम बना दिया, क्योंकि डायग्राम में भी थोड़ा समय लगता है ना, ये प्रैक्टिस की चीज होती है, कैसे डायग्राम डालना है, किसी में भी कारण पूछता है, किसी में भी कुछ पूछता है, कारण का ही डायग्राम बना दीजिए कि आपने डायग्राम बनाया, ठीक है। डायग्राम में भी मैंने आपको बताया कि देखने में अच्छा लगना चाहिए, इस तरीके से बनाइए डायग्राम को कि डायग्राम देखने में अच्छा लगे। बीच में आपने एक गोला बना दिया, फिर यहाँ पे एक एक करके पॉइंट, ऐसे करके पॉइंट डाल दिए, पॉइंटों में यहाँ पे भी गोला बना सकते हो आप, ठीक है। डायग्राम बनाने का तरीका, फ्लो चार्ट बनाने का तरीका आपको देख लेना है, और बहुत संतुलित होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि ये इधर का बहुत बड़ा है, इधर का बहुत छोटा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखा जाता है, थोड़ा साफ सुथरा शुद्ध दिखाई देता है। बहुत सारे बच्चे जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं कॉपियों में देख रहे हैं आप लोग, मैं आप लोगों को उसको भी लेकर के भी बता रहा हूँ। तो ये जो है कुछ आपको चीज़ें समझनी है, बेसिक्स हैं ये। पॉइंटों में कोशिश करिए, आंसर लिखिए। शुरुआत जो लिखिए, इंट्रोडक्शन जो है पैराग्राफ में लिखिए, और इंट्रोडक्शन टॉपिक से जुड़ा होता है, टॉपिक से जुड़ करके ही इंट्रोडक्शन रहे, और फिर आंसर देना चालू करिए, पॉइंटों में दे दीजिए। एक डायग्राम या फ्लो चार्ट जरूर बनाइए। टोटल कॉपी में आपके 5 से 6 फ्लो चार्ट कम से कम होने चाहिए, इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो भी चल जाएगा, पर इससे कम मत करिएगा। और शुरुआत में ही 1-2 फ्लो चार्ट आपको एग्जामिनर को दिख जाने चाहिए, तो एग्जामिनर का एक ये दिमाग में आ जाता है, एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है आपकी कॉपी में कि कॉपी अच्छी है, साफ़ सुथरी है, कटिंग नहीं है, इन सब चीज़ों से बचिएगा। अब देखो चैलेंज जो आप लोगों को आएगा, चैलेंज आएगा शुरुआत के पेपर में। ये वाला जो पेपर आपका है समान हिंदी का, यहाँ पे पत्र लेखन है आपका, यहाँ पे एक टॉपिक है आपका पत्र लेखन का। पत्र लेखन में कटिंग मत करिएगा, इसका एक फॉर्मेट है ना, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है इसका, उस फॉर्मेट के आधार पे ही आपको आंसर राइटिंग करनी है। फॉर्मेट गलत नहीं होना चाहिए, और एग्जाम्पल वो सब चीज़ें दी होती हैं, 3-4 प्रकार से पत्र लेखन पूछता है। कई बार टॉपिक को खुद बता देते हैं कि इसके लिए पत्र लेखन आप लिखिए, कई बार आपसे पत्र लेखन की परिभाषा और पत्र लेखन सरकारी पत्र किसे कहते हैं एक उदाहरण सहित समझाइए, तो इस तरीके से पूछ लेता है। संक्षेपण आता है, उसमें आपको 1/3 करना होता है ना। तो आपको बस ये समझना है कि आपकी कटिंग फिटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहला ही पेपर है तो थोड़ा सा पहले पेपर में आपको संभलना है। हिंदी वाले में ये जो निबंध का सेक्शन है, यहाँ पे देखिए 3 सेक्शन होंगे, 3 सेक्शन से आपके निबंध पूछते हैं। पहले वाले में साहित्य से पूछा जाता है, साहित्य रहता है, फिक्स है, साहित्य और लिटरेचर और कल्चर से एक आएगा ही आएगा आपका। दूसरा आपका राजनीति से क्वेश्चन आपका पूछ लेगा, राजनीति से पूछ लेगा और समाज से पूछ लेगा, समाज से भी पूछता है और राजनीति से भी पूछता है, ठीक है। अब इनमें से ये वाला फिक्स है आपको, मतलब इनमें से एक तैयार करके जाना चाहिए। साहित्य वाला तो फिक्स है, आना ही आना है, कोई ना कोई वो, और उसमें सेम ही होते हैं टॉपिक और पॉइंट। जब एसे का पेपर आप लिखिएगा तो शुरुआत में जैसे मैंने आपको बोला कि शुरू में आप लोग समान अध्ययन के प्रश्न पत्र को पूरा देख के शॉर्ट लिस्ट कर लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपको करने हैं। वही सेम चीज आप एसे वाले में भी करेंगे कि ए बी सी इनमें से आपको कौन सा करना है। मतलब ए में जैसे 3 आपको एसे लिखने होंगे, 700 मार्क्स के 3 एसे लिखने होते हैं, ठीक है, यूपीपीसीएस में। तो 700 वर्ड के, माफ करिएगा, 700 शब्दों में एक एसे को लिखना है, यानी 3 लिखना है, तो यानी 2100 शब्द आपको लिखने हैं। तो पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है, पहले वाले में 3 सेक्शन होंगे ABC, दूसरे वाले में 3 सेक्शन होंगे ABC, इसमें एग्रीकल्चर का एक आता है, ठीक है, साइंस का भी एक आता है आपका, ठीक है। दूसरे वाले में ABC में एक एग्रीकल्चर से, कृषि से जुड़ा हुआ पक्का है, आना ही आना है।
और इसके बाद एक आपका विज्ञान से आएगा, विज्ञान से आपका पूछ लेगा, ठीक है, और एक आपका जो है इन्वायरमेंट से पूछ लेता है। एक तीसरे वाले सेक्शन में करंट अफेयर से पूछेगा, आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से आपका आना ही आना है, इंटरनेशनल रिलेशन से भी आ जाएगा। तो इन तीनों में से जो भी आपने मतलब तैयार पहले से आप लोगों ने कर लिया होगा कि आपको साहित्य से लिखना है कि आप समाज से लिखना है, ये फ्लक्चुएट कर जाते हैं। समाज में भी जैसे महिला सशक्तिकरण से पूछ लिया आपसे, राजनीति भी फ्लक्चुएट कर जाता है। अभी मान लीजिए मुझे जहाँ तक जो लगता है, बहुत सारे लोग पीएम गति शक्ति पढ़ लिए होंगे, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा, लेकिन पीएम गति शक्ति बजट में आया है। कब आया है? 1 फरवरी को। और जो पहले मेंस आपका था, पहले जो मेंस था वो था आपका 28 जनवरी को, बजट आया है 1 फरवरी को। यदि तैयार कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी के लेकर के कई सारे टॉपिक अभी थे, कोविड भी आपका है, रशिया यूक्रेन वार के ऊपर भी पूछ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि पेपर, चूंकि आयोग ने बहुत नज़दीक आकर करके पेपर की डेट बढ़ाई थी, तो क्वेश्चन पेपर पहले ही बना सकते हैं। यदि क्वेश्चन पेपर पहले बन गया होगा तो हो सकता है हाल फिलहाल के करंट अफेयर्स के टॉपिक ना हो, रशिया यूक्रेन वार भी आपका फरवरी में स्टार्ट हुआ है, तो हो सकता है उससे भी ना आए, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन में भी आपको लगता है ऐसा, तो शायद उससे भी बच जाए। चुनाव थे आपके, मतलब चुनाव आपके पहले ही निर्वाचन आयोग ने सारी चीज़ें कर दी थी, तो हो सकता है चुनाव से पूछ ले, कुछ चुनाव से पूछ ले। तो ये हम सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं, मैं भी आपको कोई एग्जैक्ट वहाँ पे क्या आएगा, लेकिन ये टॉपिक फिक्स है कि किस टॉपिक से आपका आना है। तो इस टॉपिक में ही आपको तुरंत हिट करना है और हिट करके आंसर को निकालने की कोशिश करनी है। बस ये दिमाग में बैठाना है कि भाई मुझे साहित्य से लिखना है, साहित्य से आपका तैयार होना चाहिए, पक्का है, फिक्स है। यदि आपने बुलेट पॉइंट बना रखे हैं तो पहले में क्या लिखना है, दूसरे में क्या लिखना है, तीसरे में क्या लिखना है, इसको लेकर के आपको क्या कर लेना है, शॉर्ट लिस्ट कर लेना है पहले ही। और जब आप शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए तो इसके बाद पीछे रफ कार्य मिलेगा आपको हमेशा। ऐसे वाले के लिए मैं आपको बता रहा हूं, आपको रफ वर्क मिलेगा। यहाँ पे पहला नंबर डाल दीजिए, दूसरा नंबर डाल दीजिए, तीसरा नंबर, इनका टाइटल डाल दीजिए। तुरंत ही करना, शुरुआत के 10 मिनट में। टाइटल डालने के बाद, तीनों के टाइटल डालने के बाद, अब जैसे आपने डिसाइड किया जो इनमें से सबसे ज्यादा आपको आता हो, पहले उसके सिनॉप्सिस बनाना चालू करिए, एक रूपरेखा बनानी चालू करिए कि क्या क्या पॉइंट आप डालेंगे। रूपरेखा जब भी बनाइए तो उसमें ये मत सोचिए कि सीक्वेंस वाइज सोचना है, जो पॉइंट पहले आ जाए यहां पे डाल दीजिए। ये तो रफ कार्य कर रहे हैं ना आप, तो जो पॉइंट आ जाए किसी टॉपिक से, मान लीजिए आपको साहित्य से ही है तो 5-6 पॉइंट, 10 पॉइंट जो दिमाग में आ रहे हैं पॉइंट यहां पे लिखते चलो। तभी अचानक इसका भी पॉइंट कुछ सोचने में आ सकता है तो उसको भी तुरंत लिख दो। तो यहां पे पॉइंट लिख दो सबके, इसका पॉइंट आ जाए इसको भी लिख दो, जिसका भी पॉइंट आ जाए, पहले का आ जाए पहले का भी लिख दो। लेकिन जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट आपको मिल जाए उस ऐसे को सबसे पहले लिखिए, आप पहली प्रायोरिटी दीजिए उसको। और जब पहली प्रायोरिटी दीजिए तो जब आप सिनॉप्सिस को देखिए तो देखते समय ये सोचिए कि मुझे किसको पहले डालना है, किसको बाद में, इनमें नंबरिंग कर लीजिए कि सबसे पहले मैं ये बात लिखूंगा, फिर ये बात लिखूंगा, फिर ये बात लिखूंगा, फिर ये बात लिखूंगा। ठीक है, कोटेशन मस्ट है। जब भी आप ऐसे लिख रहे हैं, साहित्य के ऊपर लिख रहे हैं तो कोटेशन, एग्रीकल्चर के ऊपर लिख रहे हैं, जैसे अब किसान बिल वापस लिया गया तो मुझे दूसरे सेक्शन में पता है कहीं ना कहीं से एग्रीकल्चर को जोड़ेगा ये। ठीक है, उस समय चर्चा में था, दिसंबर और ये उस टाइम पे बहुत चर्चा में था, फिर सरकार के द्वारा वापस भी लिया गया। आपका जनवरी में एग्जाम था तो एग्रीकल्चर बिल आपको तीनों पता होने चाहिए और किसी न किसी रूप में पूछ लेगा वो। ठीक है, एमएसपी ही पूछ लेगा, एमएसपी को लेकर डिमांड चल रही है बहुत लंबे समय से, तो आपको थोड़ा सा इसको इस रूप में देख करके इंटरलिंक करके आपको करना है। ठीक है, तो जब भी आप करिए तीनों का। अब क्या होगा, जब आप ये ऐसे लिखना चालू कर देंगे जो आपने डिसाइड किया है, ऐसे लिखते समय अचानक से आपके दिमाग में पॉइंट आ जाएगा, कोई ना कोई, हो सकता है इसका पॉइंट आ जाए, इसका पॉइंट आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी आपने क्या किया, ब्रेन को प्रोसीजर के लिए दे दिया है। जैसे बीच में पॉइंट आता है तुरंत बैक में जाओ, रफ्तार में इसके पॉइंट भी लिखते जाओ साथ साथ। समझ लो मेरी बात को। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि आपके इस ऐसे को लिखते लिखते इसके पॉइंट ऑलरेडी आपके दिमाग में आ चुके होते हैं, वो दिमाग चलने लग जाता है, दूसरे पे ज्यादा काम करता है दिमाग। पहले वाले में इसमें तो चलो लिख रहे हो आप, तो दूसरे के पॉइंट भी आते रहेंगे, तो देखते बीच बीच में ही आपको पता चलेगा कि इसके पॉइंट भी काफी आपको पर्याप्त मिल चुके हैं। फिर इसको प्रोसीजर में डाल दो, तीसरे वाले को अपने ब्रेन पे इनबिल्ड कर दो। ठीक है, तो इनके पॉइंट आपको आ जाएंगे लिखते लिखते ही, और जब पॉइंट आ जाएं इसके बाद फिर आपको क्या करना है, बस उनको एक सीक्वेंस वाइज करना और ऐसे लिख देना है। 700 शब्दों में, बहुत ज़्यादा यूपीएससी में 1250 में लिखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको 700 शब्दों में ही लिखना है, 700 में, लेकिन तब भी ऐसे लिखना एक कला है,
जब तक आप चीज़ों को एक साथ लिंक कर नहीं पे। ऐसे की सबसे बड़ी कुछ खासियत ये होती है कि पिछले जो सेंटेंस आपने लिखा उसका अगला सेंटेंस एक दूसरे से इंटरलिंक होना चाहिए, दोनों का जुड़ाव होना चाहिए। बस ये मतलब बहुत ज़रूरी है, इसको तारतम्यता कहते हैं। मतलब आपका एक फ्लो बना रहना चाहिए, पाठक को भी बना रहना चाहिए और आप भी लिख रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए कि एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से कोई लेना देना ही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। बस इसको समझिएगा और बाकी कोटेशन जरूर डालिएगा, कोशिश यही करिएगा। बाकी आप जैसे होता है कि पहले आपने जो है इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन के बाद मेन बॉडी में 3 4 5 पॉइंट, फिर लास्ट में कंक्लूजन में आ गए। ठीक है, कंक्लूजन जरूर डालिएगा और इंट्रोडक्शन जरूर डालिएगा, दोनों का बहुत महत्व है। और बीच में कोटेशन डाल सकते हैं आप, ऊपर स्टार्टिंग से कोटेशन से स्टार्टिंग कर सकते हैं और सबसे नीचे कोटेशन डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऐसे वाले पेपर में मुझे तो बहुत मतलब इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आपने यदि तैयारी कर रखी है, ऐसे हमने भी बहुत अच्छे से कराया है। जो आपकी क्लासेस हुई थी ऑफलाइन में, यहाँ पे लगभग 11 लेक्चर हैं। 11 लेक्चर में हर टाइप के ऐसे को यहाँ पे प्रैक्टिस भी करवाया गया था और ऐसे के पॉइंट क्या होंगे, कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें बताई थी। निबंध कैसे लिखे पे मुक्त चिंतन को लेकर के भी मेरे 1-2 सेशंस हुए थे, जिसमें मैंने आपको थॉट प्रोसेस ब्रेन स्टॉर्मिंग सिखाई थी कि कैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है ताकि आप वहाँ पे जाके लिख पाएँ। ठीक है, तो उस मेथड का भी यूज़ करिएगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब ये होता है कि अपने दिमाग को खुला चिंतन के लिए छोड़ देना। ठीक है, अच्छा ऑटोमेटिक आपने यदि टॉपिक के बारे में कुछ, चूंकि जीएस में आपने कोई टॉपिक छोड़ा नहीं है, हर टॉपिक को पढ़ा ही है, तो पॉइंट कहीं ना कहीं से आएंगे। एग्रीकल्चर का ऐसे लिखते समय जो अभी डेटा मतलब हाल फिलहाल में जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक सर्वे आया है, तो एग्रीकल्चर की क्या ग्रोथ रेट रही है पिछले 2 सालों में, कितने लोग काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें रियलिस्टिक डेटा रखिएगा, इसमें गड़बड़ मत करिएगा। वुमेन एम्पावरमेंट पे लिख रहे हैं तो आप उसके लिए डेटा लिखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशंस के वो डालिएगा, मतलब रिसोर्सेज पीछे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई भी पुट नहीं दिया। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे भी काम यदि कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये आपके दोनों पेपर, हिंदी वाला पेपर में वैकेबलरी भी बहुत सारी आती है। वैकेबलरी आपको मतलब कि पता होगी तभी आप लिख पाएंगे। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची, इस तरीके के शब्द विलोम, एक शब्दों के लिए अनेक शब्द, ऐसे काफ़ी सारे आपके 5-6 वो पॉइंट आते हैं। और पत्र लेखन और संक्षेपण, ये तो आपको मैंने बता दिया। पत्र लेखन पे मेरा एक मास्टर वीडियो भी पड़ा है, जिसमें मैंने 6 के 6 जो मेन पत्र लेखन है जो यूपीपीसीएस मेंस में आते हैं वो सारे मैंने करवाए हैं। तो जो लोग देने जा रहे हैं, आप लोग एक बार मेरा पत्र लेखन वाला मास्टर वीडियो देख लीजिएगा, ताकि शॉर्टकट में आपको पूरा एक रूपरेखा पता है। 30 मिनट का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो पत्र लेखन पे मास्टर वीडियो जरूर देख लेना आप लोग। ठीक है, तो एक तो ये है मेरा आप लोग के लिए जो प्रयास है। दूसरा मैंने आपको बताया कि आंसर राइटिंग करिएगा तो कहीं पे भी वैक्यूम मत छोड़िएगा, कटिंग पिटिंग मत करिएगा। एक डायग्राम यहाँ पे जरूर बनाइएगा, इस पेज में बना दीजिएगा। आप दूसरे में चाहें तो दूसरे में भी बना सकते हैं, लेकिन एक ही डायग्राम बनाइए क्योंकि दोनों में बहुत टाइम लग जाएगा। लास्ट में जो क्वेश्चन बच जाते हैं उनको थोड़ा सा फास्ट करना है, रैपिड करना है उनको। ठीक है, उनको रैपिडली करना है, तुरंत ही आप उसको फास्टली क्विकली करिए। और क्विकली करने के लिए क्या है, आप फ्लो चार्ट ही बना दीजिए केवल। जैसे मान लो नहीं आता है, केवल फ्लो चार्ट में ही उसको कर दीजिए, पॉइंटों में ही लिख दीजिए, है ना। उसके लिए जरूरी नहीं कि आप 160-170 वर्ड लिखिए, आप 100 वर्ड में ही निपटा दीजिए। पर शुरू के जो आपको आते हैं उन्हें आप बहुत अच्छा लिख के आएंगे। ठीक है, 200 शब्द लिखेंगे नहीं, 165 प्लस शब्द, 170 शब्द तक भी लिख देंगे, काम चल जाएगा आपका। और मैं आपको गारंटेड कहता हूं बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। लेकिन तीनों चीज़ों का सामंजस्य होना चाहिए, पैराग्राफ भी होना चाहिए, पॉइंटों में भी होना चाहिए और डायग्राम भी होना चाहिए। बस ये चीज़ आप बना के ले गए, आप नंबर बहुत अच्छा पाएंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेकर के देखो प्रैक्टिस मैं लगातार करवा भी रहा हूँ अभी, और जो लोग देने जा रहे हैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो ये तो है आपका यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम को लेकर के जो बच्चे जा रहे हैं, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा कुछ सलाह, कुछ सुझाव। बाकी देखो बहुत ज़्यादा पैनिक में मत आना, वहाँ पे यदि पैनिक में आओगे तो दिक्कत हो जाएगी। सेंटर आपके 3 गए हैं, प्रयागराज में बहुत सारे बच्चों का आयोग के अंदर भी सेंटर जाता है, आयोग में भी सेंटर जाएगा, लखनऊ में भी सेंटर है और गाजियाबाद में भी सेंटर है, प्रयागराज में सेंटर है, 3 सेंटर हैं आपके। तो सेंटर में सबसे पहली चीज़ ये है कि चूँकि 2 पेपर के बीच में आपको थोड़ा सा अंतराल मिल रहा है, उस टाइम पीरियड को रिलैक्सेशन के लिए यूज़ करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वहाँ पे जो है बहुत सारे आपके सीनियर्स में मिल जाएंगे, उनके साथ लगे, निगेटिविटी में मत आना। ये 4 दिन बहुत एनर्जेटिक रखना आपने। खाना पीना डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। पेपर के बाद कोशिश करो यदि आसपास जूस मिल जाता है ज़रूर लीजिए, उसको इंटेक करिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। पानी की बोतल लेके जाइए। पेपर के दौरान मतलब पेपर के पहले जब आप एंट्री करना, ये समझ लो कि पूरी तरीके से प्रेशर रिलीज़ करके आप पहुँचना वहाँ पर।
ये ना हो बीच में टॉयलेट वगैरह के लिए उठे तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके वहीं पर ही शहीद हो जाएंगे, ये समझ लो। बीच में टाइम इतना कम बचता है हमारा, तो पानी और अपना जो भी प्रेशर है उसे सब पहले ही निपटा दो, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ों को ध्यान रखना, नहीं तो एक क्वेश्चन भी आपका टाइम खराब होता है तो पता नहीं चलेगा, 3 घंटे आपको पता ही नहीं चलेंगे कब आपके ख़त्म हो गए, ठीक है। लगातार आपको लिखना ही है, बीच में रुकिए मत, इसीलिए बहुत फास्ट फॉरवर्ड होकर के मेंस देना है। 6 घंटे आपको डेली करना है और 6 घंटे 4 दिन लगातार मतलब चलाने हैं आपको, तो 6 घंटे 4 दिन लगातार लिखना, इसके लिए बहुत अभ्यास की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो स्तर वही है जो यूपीएससी का स्तर है, क्वेश्चन भी वही है, बट बहुत ज़्यादा डरना नहीं है। यदि टॉपिक आता है, टॉपिक से आंसर को शुरू करिए, पॉइंट बाय पॉइंट कुछ पॉइंट लिखिए, डायग्राम फ्लो चार्ट बना दीजिए, नंबर मिलेंगे, 5-6 नंबर भी एक क्वेश्चन में मिल जा रहे हैं, आप अच्छा करके आएंगे। कटिंग पिटिंग से बचना है और पेन कोई मल्टी कलर पेन यूज़ नहीं करना है। मल्टी कलर पेन बहुत सारे लोग ग्रीन कलर तक ले जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और ब्लू, ये 2 पेन के अलावा तीसरा कोई पेन यूज़ मत करिए। ब्लू से यदि आप लिख रहे हैं, ब्लैक से अंडरलाइन कर सकते हैं, पॉइंट अपने बना सकते हैं। यदि आपको हेडिंग डालना चाहते हैं, हेडिंग भी डाल दीजिए। हेडिंग निबंध वगैरह में भी बच्चे डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। लास्ट में आप 5 से 10 मिनट कॉपी सबमिट करने से पहले एक स्टॉप वॉच जरूर रखिएगा अपने साथ। सभी के पास स्टॉप वॉच, मतलब स्टॉप वॉच इलेक्ट्रिक नहीं चलेगी, नॉर्मली आप ऐसे ले लीजिएगा या कोई एनालॉग वॉच ही ले लीजिएगा अपने पास, कि आपके पास रहे, टाइम आप खुद देखें, नहीं कि आप पूछ रहे हैं एग्जामिनर से। वहाँ पे कोई घड़ी नहीं आपको मिलने वाली है, क्योंकि सेंटर नॉर्मल यही होते हैं जो स्कूल है नॉर्मली आपके, इन्हीं किसी स्कूल में डाल देंगे आपको, ठीक है। तो और कोशिश करिएगा कि कोई आसपास आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो उससे बचने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो यही मेरी आपको लास्ट मोमेंट पे आप लोगों के लिए सजेशंस हैं। और अभी हम लोग डेली जैसे ही पेपर आएगा, फिर मैं आपके पेपर के बारे में जो बाकी बच्चे हैं आप लोगों को भी यहाँ पे पेपर हम डिस्कस भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे इसी कार्यक्रम में। सुबह मॉर्निंग में डेली का पेपर जैसे ही आ जाएगा, अगले दिन मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा पेपर में क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना है, जो बच्चे मेंस लिख रहे हैं वो लोग 4 दिन तक डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। 4 दिन तक कुछ भी ना तो ये देखना कि मेरा एक पेपर खराब हो गया, ये हो गया, क्योंकि एक पेपर खराब होगा उसके तुरंत बाद आपका दूसरा पेपर है। तो दोनों में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पेपर और दूसरे पेपर के बीच में आपको एक पेपर हावी हो जाए दूसरे पेपर के ऊपर। ये होना ही होता है। कई बार हिस्ट्री के क्वेश्चन गलत हो गए पर सोसाइटी क्वेश्चन आते हैं आपको, इसलिए मैंने बोला कि शुरू में ही आपको शॉर्टलिस्ट कर लेना है। 15 से 16 क्वेश्चन आपको करके ही आने हैं, ये बात तय मानिए आपको, ठीक है। और 3-4 क्वेश्चन आप ऐसे ही कर सकते हैं, यदि इससे कम फिर कोई मतलब नहीं है, मेंस आप बहुत पीछे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये बनाइएगा, पूरे के पूरे के लिए डिमोटिवेट नहीं तो हो जाएंगे कि पूरे के पूरे मैंने नहीं किए, नहीं। ये सब चीज़ें 4 दिन बाद जब आप फ्री हो जाइएगा तब इसके बाद फिर आप एनालिसिस करने बैठिएगा कि कैसे आपने किया, क्या आपका चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो ये अभी के लिए हमारा मेंस का अपडेट है। इसके बाद जो प्रीलिम्स एग्जाम का है मैं शाम को आज आप लोगों को बता दूंगा, कितनी पोस्ट हैं, क्या है, कब है एग्जाम का लास्ट डेट, क्या है, फॉर्म कैसे भरना है, कितनी सीटें हैं, कितनी वैकेंसी हैं, और तैयारी को लेकर के क्या चीज़ें आपको करनी है। शाम को आज जो है मैं आपको उसके बारे में भी डिस्कस कर दूंगा। तो ये मेंस वाले बच्चे जितने भी हैं आप लोगों के लिए था। मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, जितने बच्चे जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, ठीक है। और निश्चित तौर पर अब आप लोग पूरी तरीके से अपनी तैयारी पूरी हो गई होगी। आज 21 मार्च है, तो कल का टाइम है, परसों से आपके पेपर चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो अब रिलैक्स करना है, ज़्यादा चीज़ों में नहीं पढ़ना। अब देखो इस टाइम पे काम क्या आएगा बच्चों के, सिनॉप्सिस जिन्होंने बनाया होगा, जो मैंने शॉर्ट नोट्स का कॉन्सेप्ट बताया है, जिसने भी कर रखा होगा वो चाहेगा तो एक दिन में पूरा का पूरा पेपर ही रिवाइज कर लेगा। सारा खेल सिनॉप्सिस का है, यहाँ पे वो चीज़ का महत्व पता चलेगा बच्चों का, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर इसके बाद आप लोग बस जितने भी बच्चे हैं सभी लोग, अब आप लोग जो लिख रहे हैं कंटिन्यू, आप लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंक्लूज़न में क्या लिखा जाता है, चलो किसी क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन में मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा कंक्लूजन में क्या लिखा जाता है। जैसे पिछला क्वेश्चन जो होगा मैं बता दूंगा, तो अभी सेशन में रहो, पहले एक क्वेश्चन लिखवाता हूं मैं आप लोगों को, इसके बाद फिर पिछले का आंसर बताऊंगा, तो उसमें कंक्लूजन